जय गुरुदेव बच्चों। आइए आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। आज का पाठ है धरती का लाल। मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 16 धरती का लाल लेकर। बच्चों, धरती का लाल एक ऐसे किसान के बारे में लिखा गया है जो अपनी धरती से बहुत ही प्यार करता है। सूखा पड़ जाने पर उसे आशा है कि अभी मेघ बरसेंगे, धरती में अनाज उगेगा। इस आशा से वह सूखी धरती पर हल चलाता है और अपने काम में निमग्न रहता है। वह एक कर्मठ स्वाभिमानी आदिवासी किसान है। उसी को याद करते हुए लेखिका प्रभा शर्मा जी अपने शब्दों में उसका वर्णन करते हुए लिखती हैं। तो इस विधा को रेखा चित्र विधा कहा गया है। यह कहानी रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। इस कहानी की लेखिका हैं प्रभा शर्मा जी। बच्चों, प्रभा शर्मा जी उन दिनों पत्रकार के पद पे नियुक्त थीं। उन्हीं पत्रकार के रहते हुए उन्हें सूखे ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा जाता है। उसी दौरे के अंतर्गत वे एक ऐसे गांव में आती हैं जहां सूखा पड़ गया है, पानी का नामो निशान नहीं है, लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। और जब वह उस गांव में आती हैं तो उनकी मुलाकात चरना नामक किसान से होती है। अब देखिए उसका वर्णन में किस प्रकार से करती हैं। चरना का सांवला रंग है, नाटा कद है, गठा हुआ मजबूत शरीर है, चौड़ा माथा, तीखी आंखें, नुकीली नाक और कुछ लंबा सिर, तन पर धोती और टप टप टपकता पसीना। जीवन की विषमताओं और संघर्षों से जूझता चरना हाथ में खुरपी लिए क्यारियों की घास को खोदता फेंकता अपने काम में तल्लीन चरना। जब चरना से उनकी मुलाकात हुई तो चरना को इस प्रकार से अपने काम में निमग्न देखकर, लगनशीलता देखकर उनके मानस पटल के तार झनकृत हो गए थे। 3-4 वर्षों से लगातार उस धरती पर सूखा पड़ा हुआ था। धरती पत्थर जैसी थी और उस सूखी धरती से चरना जूझ रहा था। अकाल ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के अंतर्गत लेखिका उस गांव में गई और चरना से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात को वो अपना सौभाग्य समझ रही हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात एक ऐसे कर्मठ, साहसी, हंसमुख, सरल और आशावादी व्यक्ति से हुई थी। तब से आज तक जीवन के कठिनतम संघर्ष के क्षणों में लेखिका का वह चरना आदर्श बन गया था। जब भी उनके ऊपर पूर्ण क्षण आते थे तो वह चरना को याद करती थी और उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती थी। उस गांव में भीलों के लगभग 40 घर थे। दूर दूर से बनी झोपड़ियां, सूखी घास से ढकी पहाड़ियां, इनके बीच में झांकते पत्थर व रेत मानो उपहास कर रहे हों। लेखिका जो है अब चरना के गांव का वर्णन करती हुई बताती हैं कि उस गांव में भीलों के लगभग 40 घर थे। दूर दूर झोपड़ियां बनी हुई थीं और सूखी घास से सारी पहाड़ियां ढक गई थीं, क्योंकि पानी वहां पर बरसा नहीं था। इसके बीच से झांकते पत्थर व रेत मानो हंसी उड़ा रहे हैं। गांव के अधिकांश लोग घर बार छोड़कर मजदूरी के लिए पास के राज्यों में चले गए थे। बस रह गया था वहां पर चरना और चरना जैसे गिने चुने कुछ धरती के लाल, जिन्हें अपनी धरती से प्यार था, प्रेम था, जिनका रोम रोम उन रेत के कणों से जुड़ा था। चरना के बैल ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बची थी एक गाय जिसकी देख रेख करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। वह भी पड़ोसी के मवेशियों के साथ विदा ली थी। शेष रह गए थे सूखे टीले, चरना, फावड़ा और उसकी खुरपी। इन सब में प्रमुख था चरना का अदम्य साहस और विश्वास, क्योंकि उसका जो साहस और विश्वास था वह प्रबल था।
वह हटाए नहीं हट सकता था। वह जानता था, उसे विश्वास था कि बारिश होगी, फिर से अनाज पैदा होगा, और उसे अपनी धरती से इतना लगाव था कि वह धरती छोड़कर अन्य कहीं जाना पसंद नहीं करता था। विश्वास भी ऐसा जो धरती को चुनौती देते हुए गुनगुना रहा था। मारा रतन राणा एक बार तो अमराणे घोड़ो फेर, अमराणे में बोले सुआ मोर, बागों माँ बोले मीठी कोयल जी, अमराणे में घोर अंधार, हाँ रे मारे सोढ़ा राणा। इसका अर्थ है कि मेरे रतन राणा, एक बार तो अमराणे की ओर घोड़ा लौटाओ। अमराणे में मोर बोलते हैं, बागों में कोयल बोलती है, आज अमराणे में घोर अंधकार है, एक बार तो अमराणे की ओर घोड़ा लौटाओ। उस सूखी धरती पर लगातार चढ़ना फावड़ा मारता जाता है और अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके पास कोई आ गया है। उसके पास लेखिका पहुंचती हैं और उसके इस लगनशीलता को देखती हैं। जब लेखिका चरना के पास से गुजरती हैं तो उन्हें चरना का टपकता पसीना और ओजस्वी स्वर सुनकर उनके कदम रुक जाते हैं। दूर पहाड़ियों से आवाज़ टकराती हुई ऐसी लगती है मानो उसके स्वाभिमान का गीत गा रही है। लेखिका बोल पड़ती हैं, सूखी धरती में बीज डालने से क्या फ़ायदा? उनके प्रश्न को सुनकर चरना ने क्षण भर को फावड़ा धरती पर रखा झुककर धोती के किनारे से मुंह पोंछा, फिर गर्दन उठाकर विश्वास पूर्वक बोलता है, धरती सूखी है, आकाश नहीं। चरना के विश्वास, आस्था और उम्मीद से भरे इस वाक्य ने लेखिका के मानस पटल पर गंभीर चोट किया। उम्मीद और श्रद्धा की इतनी गहनता लेखिका ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। चरना ने फावड़ा उठाया और पगडंडी से लेखिका को राह दिखाते हुए आगे बढ़ा। वह बढ़ता जा रहा था, तनिक ऊंचाई पर लगभग टीले की चोटी पर बनी झोपड़ी की ओर। बाहर से एकदम साधारण सी दिखाई देने वाली झोपड़ी में प्रवेश करने पर लेखिका सन्न रह गई। झोपड़ी की दीवारों पर गेरू और चूने से हाथी, घोड़े, मोर, फूल, पत्तियों से कलात्मक चित्र बने थे। ऐसी चतुराई से बने चित्र मानो किसी निपुण कलाकार ने अपनी कूंची से रंगा हो। झोपड़ी की भीतर की दीवारों पर मिट्टी की लिपाई से अंकित कलात्मक भित्ति चित्र, जमीन पर बिछी चटाई और कोने में रखा कुट्टी मिट्टी से बना बड़ा सा बर्तन, 2-4 बर्तन, चूल्हा और एक पोटली, बस यही थी चरना की कुल पूंजी। लेखिका पूछ बैठती हैं, चरना, किसने बनाए हैं ये सब चित्र? इतना सुनते ही मानो किसी कल्पना लोक में चरना पहुंच गया। उसी सिखाया था बाई साहब, वही बनाती थी। अपनी पत्नी से बात करता हुआ कहता है, साल पहले राम जी को प्यारी हो गई सुवती, बेटा भी साथ ले गई। उसके हाथ में जादू था, मिट्टी छू ले तो मिट्टी बोलने लगी। ये चटाई है ना, नहीं है, बांस की छाल से क्या टोकरी, क्या चटाई थी, बिजली सी फुर्ती थी उसमें। जमीन पर उकड़ बैठे चरना के चेहरे पर क्षण भर को निराशा का भाव आया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, मानो वह अपनी पत्नी की उपस्थिति महसूस कर रहा हो। और यह बर्तन है ना, उसी ने बनाया था, कुट्टी मिट्टी से। मेरी दृष्टि सामने अनाज रखने के लिए बड़े से गोलाकार बर्तन पर टिक जाती है। लेखिका की दृष्टि सफ़ेद पोते हुए बर्तन पर गेरू से बहुत बारीक बेलबूटे बनाए हुए थे। सच, उसके हाथ में जादू रहा होगा, ऐसा लेखिका सोचती हैं। उसका चेहरा ऐसा फूल सा दिखता था कि धाड़ी के लोग देखते ही रह जाते थे। अपनी पत्नी के बारे में चरना बताता है, चरना उस समय अपने सुनहरी अतीत में तल्लीन था। ऐसा गाती और नाचती थी कि पांव थकते ही ना थे।
गांव भर के लोग उसकी मीठी जादू भरी आवाज़ सुनते ही रह जाते थे। नृत्य, संगीत, कला के विभिन्न रूपों में पारंगत, सुंदर, गुणवान पत्नी का सानिध्य, सुख अब भी उसकी आंखों से झलक रहा था। चरना उठा और कोने में रखी चक्की के समीप रखे बर्तन की ओर बढ़ता है। बर्तन से लुढ़काकर मार निकालता है। कटोरे में मार लिए नजदीक आता है लेखिका के और लेखिका को देता हुआ कहता है कि दिन भर इसे ही पीकर काट देते हैं बाई साहब। हफ्ते 2 हफ्ते में सरकारी जीप आकर किलो 2 किलो दाने दे जाती है। चक्की पर पीस लेता हूँ। फिर बोलता है, पियो बाई साहब। उसने कटोरा लेखिका की तरफ बढ़ाया और फिर बोलता गया, बाई साहब, आकाश अब भी नीला है। आस है कभी मेघ बरसे, धाड़ी में खुशहाली आएगी। मेघ बरसेगा तो जरूर आए। चरना की साफ सुथरी दो टूक बातें सुनकर उसके विचार पारदर्शी शीशे के समान स्पष्ट और उजले थे। कोई बनावट नहीं थी। मन तो इतना साफ था कि मानो उसने साफ साफ खोल कर लेखिका के समक्ष रख दिया हो पहली मुलाकात में। मन में आदिवासी भीलों के प्रति आदर का भाव पैदा हो जाता है लेखिका के हृदय में। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव भी जिसे नहीं खटकता, ऐसा चरना गिरवे वस्त्र धारण करने वाले किसी सन्यासी से कम है क्या? भाईचारे और मेल मिलाप का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण। सुदामा के चावलों की मधुरता की महक उस ठंडे और थोड़े से माड़ से आ रही थी। अतिथि देवो भव वाली भारतीय संस्कृति की अनुपालना करने वाला चरना सचमुच अत्यंत महान प्रतीत हो रहा था। विश्व के असंख्य कीमती उपहार जिसके समक्ष तुच्छहीन लगे, ऐसी भावना से ओतप्रोत भेंट, उस माड़ की मिठास आज भी लेखिका के हृदय में महसूस होती है। लेखिका का मन हो रहा था कि जो कुछ भी अपने पास है वह उस देवता को भेंट कर दे। किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया। क्षेत्र में हो रहे सड़क और पुल निर्माण संबंधी समाचार के सिलसिले में पत्रकारों का दल दक्षिणी राजस्थान के दौरे पर था। उसी दल के साथ लेखिका भी थी। लेखिका की जीप रुकती है और सब लोग चाय का आनंद लेने लगते हैं। तभी लेखिका देखती हैं कि एक सांवला सा व्यक्ति जीप की ओर चला आ रहा है। बाई साहब कहता हुआ व्यक्ति जब समीप आया तो मस्तिष्क चौंका। लेखिका का, अरे तुम यहाँ क्या हाल बना रखा है? चरना की आंखों, उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं थीं। लंबी सांस बोला, क्या बताऊं भाई साहब, पेट भर अनाज नहीं, काम की मार, कहाँ तक सहती ये बूढ़ी हड्डियां। ताप चढ़ गया, ताप भी ऐसा कि उतरता ही ना था। बेहोशी में कब कौन सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा गया पता ही नहीं चला। मुझे मेरी धरती बुलाती है, सपने आते हैं तो धाड़ी के। मेरी सुवती सपने में आकर मुझे धिक्कारती है, बाप दादा को धरती यूं ही छोड़कर चले आए हो। 4 पैसे जुड़े तो मैं गांव जाऊं। क्योंकि उसे उसकी सुवती सपने में आकर धिक्कार रही थी, उसे अपनी धरती की याद आ रही थी। तब वह सोचता है कि 4 पैसे जुड़े तो मैं गांव जाऊं। कहते कहते चरना की आंखें भर आईं। अपनी धरती के प्रति ऐसा मोह, मेरा मन भर आया। लेखिका का मन भर आया। धरती का यह लाल कितना महान है। ऐसे ही सपूत समय आने पर देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने से नहीं कतराते। लेखिका ने चरना को कुछ रुपए देने चाहे, पर स्वाभिमानी चरना भला कम मानने वाला था। उसने साफ मना कर दिया, बूढ़ी हड्डियों में अभी जान है बाई साहब, बस 20-25 दिन मजदूरी और करूँगा, फिर गांव लौटने का रुपया जुड़ जाएगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि की प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल देखकर मन ही मन चरना को
प्रणाम करने का जी चाहता है। हम सभी की आंखें आकाश की ओर उठी, ऐसा लेखिका कहती हैं, बताती हैं। आकाश में कहीं कहीं काली घटाएं दिखाई पड़ रही थी। इन काली घटाओं के बीच लेखिका को चरना याद आता था और उसके लहलहाते खेत याद दिखाई देते थे। तो बच्चों, इस प्रकार से था धरती का लाल। यह कहानी आप लोग को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि इस कहानी में हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कि संघर्षपूर्ण क्षणों में भी धैर्यतापूर्वक आशावादी बने रहना चाहिए। विकट परिस्थितियों में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए और हमें एक आशा के साथ अपने काम में लगा होना चाहिए। इसमें मातृभूमि प्रेम, जीवन मूल्यों के प्रति आस्था, कर्मठता, परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों का धैर्यतापूर्वक सामना करना, साहस, स्वाभिमान, सद्भावना, अतिथि सत्कार एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत प्रयास आदि जीवन कौशल एवं जीवन मूल्यों की शिक्षा भी मिलती है। आशा है आप लोग को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।